नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद जी का कवि परिचय पढ़ा था। आज हम मूल पाठ पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। क्योंकि इस पाठ में कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को बताया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि आज़ादी हमें सहज ही नहीं मिलती, आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तत्कालीन समय में भारत स्वतंत्र था। जब प्रेमचंद जी ने ये दो बैलों की कथा लिखी, उस समय भारत आज़ाद नहीं था। सन 1931 में ये दो बैलों की कहानी लिखी गई। तो प्रेमचंद जी ने साथ ही बताया है कि आज़ादी पाने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। सीधे साधे रहने से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। मूल पाठ पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी आदमी को एकदम या परले दर्जे के सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ हैं या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेकर कह रहे हैं गधा वास्तव में बेवकूफ़ है या जो सीधा साधा रहता है सीधेपन के कारण, या उसकी जो एकदम सहनशीलता है, निरापद का मतलब सुरक्षित, सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता, या उसकी सहनशीलता ने उसे ये पद दे दिया है, ये पदवी दे दी है, ये स्थान दे दिया है, इसका हम निश्चय नहीं कर सकते। आगे कवि कहते हैं गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कवि कह रहे हैं कि जब गाय ब्याई हुई होती हैं तो अचानक ही शेरनी बन जाती हैं या शेरनी का रूप धारण कर लेती हैं। यानी जब उसके हम बछड़े आदि के हाथ लगाते हैं तो वो हमें मारने दौड़ती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर हैं, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता भी कवि के अनुसार गरीब जानवर है, पर उसे भी कभी न कभी क्रोध तो आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। कवि कह रहे हैं कि गधा एकदम सीधा होता है, उसे कभी क्रोध करते नहीं देखा और नहीं सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। उसको जैसा काम में लो वो काम करता है, उसके सामने जैसी सड़ी गड़ी घास डालते हैं वैसा वो खा लेता है। कभी उसकी तरफ से असंतोष की भावना प्रकट नहीं होती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कवि कह रहे हैं कि वैशाख महीने में कभी एक आध बार वो कुलेल कर लेता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख नंदन गधे का पर्यायवाची भी है। इसका मतलब है कि वो वैशाख में थोड़ा बहुत खुश होता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, एक दुख उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकता रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, यानी हर परिस्थितियों में वो समान रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों के अंदर जितने गुण होते हैं वो सभी गुण गधे में अंतिम सीमा, पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। गधा इतना सीधा साधा होता है, कहने का मतलब वो काम जैसे काम में लो वो काम करता है, उसे जैसा चारा डाल दो वो चारा खा लेता है। उसमें ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सारे हैं, पर इतने सद्गुण होते हुए भी कवि कह रहे हैं इतने सद्गुणों का अनादर मैंने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कवि के कहने का आशय यह है कि सीधा होना यह संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, उदाहरण दिया कवि ने, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अफ्रीका में उस समय काले गोरे का रंग भेद था, तो कवि कह रहे हैं कि देखो सीधे हैं भारतीय, इसलिए उनकी अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, बुरी दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते,
4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। अब कवि कह रहे हैं सीधेपन के कारण ये भारतवासी बदनाम है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, खराब समय के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, जी तोड़ करके काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनते हैं तो भी गम खा लेते हैं, बोलते नहीं हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहने का मतलब वो सीधेपन के कारण बदनाम हैं। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी कठोर प्रतिक्रिया करते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, जापान का उदाहरण सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणनीय बना दिया, यानी उसकी एक ही जीत ने संसार की सभ्य जातियों में गणने योग्य उसे बना दिया। कहने का भाव यह है कि सीधापन कतई अच्छा नहीं है। हमें किसी काम के लिए या आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कोई काम नहीं होता। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है बैल। कवि कह रहे हैं गधे का छोटा भाई है बैल, उससे कम गधा है, यानी उतना ही मूर्ख, उतना ही सीधा साधा समझ लो, पर उससे थोड़ा कम है। बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी के मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बचिया के ताऊ का अर्थ है सीधा साधा या मूर्ख, उसके लिए मिलते जुलते अर्थ में ही बैल के लिए भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कुछ लोग बैल को बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, पर कवि कह रहे हैं ऐसा विचार हमारा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, यानी काम के लिए वो अड़ जाता है, काम नहीं करता, टच से मच नहीं होता अपनी जगह से, तो अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है और कई तरीक़ों से वो अपने काम न करने के लिए असंतोष भी प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि गधे जितने गुण बैल में नहीं होते हैं, इसलिए गधे को बैल से छोटा भाई माना, बैल का छोटा भाई, उसे कम गधा है, कम काम करता है, उसमें इतने गुण नहीं हैं जितने गधे में हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। कवि कह रहे हैं झूरी काची किसान है, उसके 2 बैल थे, नाम है हीरा और मोती। पछई बैलों की जाति की नस्ल होती है, तो पछई जाति के बैल थे, दिखने में सुंदर थे, काम में चौकस सतर्क थे, डील डोल में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का मतलब है आपस में विचारों का आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कवि कह रहे हैं जीवों में मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन बैल एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ लेते थे, ये उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी कि ऐसा गुण मनुष्य में भी नहीं है। जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी ऐसे गुण से वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दोल दप्पा होने लगता है। दोल दप्पा यानी हाथ या हथेली से सिर को स्पर्श करना। तो कवि कह रहा है कि दोनों कभी कभी आपस में सींग मिला लेते थे। बैल अक्सर झगड़ा होने पर सींग मिलाते हैं, पर कवि यहाँ कह रहे हैं कि दोनों सींग मिलाते थे, अलग होने के भाव से नहीं, झगड़े के भाव से नहीं, केवल विनोद के भाव से,
आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्त आपस में मजाक करते हैं, दोल दपा करते हैं, ऐसे ही वो करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ किरकिरीसी, कुछ हल्की सी रहती हैं। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस दोस्ती में ज़्यादा हंसी मजाक नहीं होता, तो उस दोस्ती पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। विनोद भाव भी होना चाहिए, घनिष्ठता होनी चाहिए, आत्मीयता का भाव होना चाहिए। कवि कह रहे हैं उस दोस्ती पर ही ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहें। दोनों बैल एक दूसरे को इतना चाहते थे कि इनके गर्दन पर कोई भार डाल दिया जाता, हल जोत दिया जाता या गाड़ी जोत दी जाती, तो एक दूसरे के मन में यही भाव रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहें। विपत्ति काल में, मुसीबत के समय, संकट के समय काम आता वही मित्र होता है। तो यही भाव बैलों में था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या वो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट करके अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद का अर्थ है जहाँ पशुओं को चारा डालते हैं, ऐसा गोल पेंदे का पात्र, उसमें खली भूसा, खल और भूसा यानी चारा, जो सूखा चारा पड़ जाता, तो दोनों साथ ही उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी जो बैलों की जोड़ी है, इसको एक दिन संयोग की बात इन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। बैल समझे कि हमें मालिक ने बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब बैलों को कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये कवि के अनुसार कब कौन जाने, ये नहीं कह सकते। पर झूरी का जो साला है गया, उसको उन दोनों गोई यानी जोड़ी, पशुओं की जोड़ी ले जाने में दांतों पसीना आ गए, यानी कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगैया यानी जो उनको बैलों को बांधने की रस्सी थी, उनको पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यानी आगे नहीं बढ़ते, गर्दन नीचे कर देते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब कवि कह रहे हैं कि अगर उन बैलों को ईश्वर ने वाणी दी होती तो अपने मालिक से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हमने आपकी सेवा करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, फिर हमें इसे क्यों भेज दिया। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते बैलों के अनुसार, कि अगर हम थोड़ा काम कम करते थे, मेहनत से, इतनी मेहनत से, हमारी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। झूरी काची यानी मालिक की चाकरी में हमें मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, आपसे कभी दाने पानी की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, फिर इस अत्याचारी के हाथ हमें क्यों बेच दिया। अगर बैलों में वाणी होती तो कवि के अनुसार वो ऐसा कहते, पर अब उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा कौन जाने। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, यानी उस झूरी के ससुराल आ गए। वो दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था।
ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अनजाने से लगते थे। उन्होंने चारा पानी वहाँ नहीं लिया। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनकियों से देखा, यानी तिरछी दृष्टि से देखा, तिरछी नजर से देखा, और लेट गए, बैठ गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, रस्सियाँ तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, इतनी दूनी शक्ति आ गई थी कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इन दोनों में इसमें दूनी शक्ति आ गई थी, यानी अनुमान ही नहीं हो सकता था कि कोई इन्हें तोड़ देगा, पर इन दोनों बैलों में शक्ति दूनी आ गई थी, दुगुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी का अर्थ है जहाँ चारा डालते हैं, उस स्थान पर वो खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, यानी जो फूंदेदार रस्सी होती हैं बैलों के गले में डाली हुई, वो गराव लटक रही थी, आधी 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 तुड़ा डाली थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में शनय झलक रहा था। शनय तो था झूरी के प्रति, पर विद्रोह में था, विद्रोह का भाव था उनके अंदर। झूरी बैलों को देखकर शनय से गदगद हो गया, खुश हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेम से आलिंगन किया, उनको बैलों को गले लगाया, उनका चुंबन किया। ये दृश्य बड़ा ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। जब गांव के लड़कों को पता चला हीरा मोती चर्चित बैल थे, तो जब बैलों को उन्होंने देखा सुना तो दौड़कर आए, तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये घटना पहले हो चुकी थी, यानी वो पशुओं के प्रति हीरा जो और मोती जो बैल थे उनके प्रति बच्चों का, गांव वालों का लगाव था। पर ये घटना अब जो बैल दोबारा गांव में आए तो ये घटना अब महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। चोकर का अर्थ है जब आटा और जौ हम छानते हैं तो छानने के बाद में जो भूसी, जो कचरा बचता है, मोटे कण, उसको चोकर कहते हैं। तो कोई चोकर लाया, कोई गुड़ लाया, कोई रोटियां लाया, ऐसे पशुओं का स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरा लड़का बोला कि ये तो बैल नहीं है, इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। इस बात का विरोध किसी ने नहीं किया, प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी। अब झूरी की स्त्री उसने क्रोध किया, बाकी सब खुश थे। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, कितने कृतघ्न बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। क्योंकि उसके मायके से वो बैल भाग आए थे, इसलिए वो जल उठी, उसे गुस्सा आया। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों हैं, कृतघ्न क्यों हैं, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी ने कहा कि वहाँ चारा दाना नहीं दिया होगा तो ये बेचारे क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। तुम ही एक ऐसे हो जो बैलों को रखते हो, बाकी से पानी ही पिलाते हैं। ऐसा स्त्री ने गुस्से से कहा। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। तुम जैसे मूर्खों की तरह बैलों को केवल सहलाते नहीं हैं, जब खिलाते हैं तो वो काम भी पूरा लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब देखती हूँ इनको कहाँ से खली मिलती है, कहाँ से चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। केवल सूखा चारा डालूंगी, चाहे मरे चाहे खाए। वही हुआ। मजदूर को बड़ी कड़ी ताकीद कर दी गई, यानी मजदूर को आग्रह कर दिया गया, उसको सलाह दे दी गई कि बैलों
को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। उस मजूर ने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला, झूरी ने कहा तो चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। उस मजूर ने कहा कि तुम भी बाद में उनके जैसा ही व्यवहार करोगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज इतना ही। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में क्रय कार्य PDF के रूप में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।